स्क्रीन विजिबल है। यस सर। कल मैंने पीआईडी की वर्किंग बताई थी, तो इसका थोड़ा बेसिक क्लियर करते हैं कि पीआईडी कैसे काम करता है ना। इसमें प्रोपोर्शनल का क्या वेटेज है, इंटीग्रल का क्या वेटेज है, डेरिवेटिव का क्या रोल होता है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। एक क्लासिकल कंट्रोल थ्योरी जो होती है यूनिटी फीडबैक सिस्टम के साथ में, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और इनका इंडिविजुअल जो इफेक्ट आता है केपी, केआई और केडी पैरामीटर्स का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग को ये ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा, है ना। जिसमें एक हमारे पास प्लांट है, एक कंट्रोलर है और एक रेफरेंस इनपुट हमने दिया। उससे करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा था उसके जितना भी एरर प्रोड्यूस हो रहा है आर माइनस वाई, उसको हमने ई का नाम दिया, एरर है। ये एरर कंट्रोलर को दिया गया। कंट्रोलर ने एक जो भी मेरा टारगेट सेट था, सेट पॉइंट को ट्रैक करने के लिए करस्पॉन्डिंग आउटपुट, जो सुटेबल आउटपुट है उसको जनरेट किया। सुटेबल आउटपुट यू मतलब कि जो हमारे के लिए क्या है, प्लांट के लिए डिजायर्ड इनपुट है, उसको जनरेट किया, ताकि इस डिजायर्ड इनपुट की हेल्प से ये जो प्लांट है वो डिजायर्ड आउटपुट को प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है। यस सर। अब पीआईडी के नाम में पी जो होता है वो प्रोपोर्शनल के लिए होता है, आई इंटीग्रल के लिए, डी डेरिवेटिव के लिए, सबको पता है। तो इसका जो हम लोग यू लिखते हैं कि अगर यहाँ पे जो यू प्रोड्यूस होगा वो किस तरह से प्रोड्यूस होगा, कंट्रोलर का आउटपुट इस पीआईडी का। तो क्योंकि यहाँ पे एरर हमारा इनपुट है इस कंट्रोलर के लिए, तो केपी टाइम्स ऑफ एरर, कि जो भी एरर होगा उसमें प्रोपोर्शनल डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा। जो प्रोपोर्शनल गेन होता है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है। जो इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल कोफिशिएंट होता है, वो एरर का इंटीग्रेशन करके जो वैल्यू आती है उससे केआई की वैल्यू होती है। और अगर एरर को डिफरेंशिएट कर देंगे और तब उससे जो मल्टीप्लाई किया जाएगा वो आपका किसका आएगा, डेरिवेटिव होगा केपी का। तो जो टोटल यहाँ का इस कंट्रोलर का इक्वेशन है वो केपी ई टी प्लस के आई इंटीग्रल ऑफ ई टी डी टी प्लस केपी डी बाई डी टी। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। जो एरर आ रहा है, जो कंट्रोलर है वो एरर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगा, तो उसका जो वेट होगा वो कोफिशिएंट होगा, उसको केपी बोला जाएगा। जो एरर करंट टाइम पे है उस एरर का टाइम के साथ इंटीग्रेशन, ठीक है, उसके साथ जो कोफिशिएंट आएगा उसको हमने केआई कहा, क्योंकि ये इंटीग्रल ऑफ एरर है, इसलिए उसका जो वेटेज होगा, एक तरीके से इसको वेट फंक्शन भी मान सकते हैं हम लोग, कि अगर ये एरर प्रोड्यूस हो रही है तो इस एरर का कितना वेट, अगर हम इसे कोफिशिएंट केपी की बात करें, तो इस एरर में कितना परसेंट वेट इसके रियल टाइम का है, मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एरर है, कितना परसेंट वेट के आई जिसको हम बोलते हैं वो आपका एरर के इंटीग्रेशन का है, और कितना परसेंट वेट जिसको हम वो केपी बोलते हैं, आपका यहाँ पे केडी लिखा है कि डेरिवेटिव है, तो वो उसके डिफरेंशिएशन जो होगा ना, एरर का डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो उसका कितना परसेंट इसमें वेटेज जा रहा है। अगर हम इस यू को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो इस तरह से एरर की किस वैल्यू के कितना वेट लेने पे वो हम डिजायर्ड आउटपुट ले सकते हैं, मतलब यू जो हमारा डिजायर्ड मिल सकता है। बात समझ आ गई? एक तरीके से ना यस आपका सर। ये जो है ये वेट फंक्शन है, केपी के आई और के डी जो है एक वेट फंक्शन की तरह है, कि किसका कितना परसेंट वेटेज यहाँ पे इफेक्टिव है। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे ई आपका जो है वो ट्रैकिंग एरर है। जो वेरिएबल ई है वो आपका क्या है, ट्रैकिंग एरर है। ये डिफरेंस होता है किसके बीच, डिजायर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट। डिजायर्ड आउटपुट क्या है, नथिंग बट रेफरेंस जो हमारा इनपुट दिया गया है वो है, और जो हमारा एक्चुअल है वो वाई है। तो आर माइनस वाई इक्वल टू ई हो जाएगा, है ना। जो ई होता है वो कंट्रोलर के लिए यस। इनपुट होता है, कंट्रोलर का आउटपुट यू होता है। यहाँ तक ठीक है? अब देखिए यहाँ पे दिया है कि द कंट्रोल सिग्नल यू टू द प्लांट, जो कंट्रोल सिग्नल क्रिएट हो रहा है वो प्रोपोर्शनल गेन केपी के टाइम्स एरर में डायरेक्टली केपी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, प्लस इंटीग्रल गेन के आई टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एरर। जो के आई है वो इंटीग्रल ऑफ एरर है, के डी है वो डेरिवेटिव ऑफ एरर के साथ में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, इतना समझ में आ रहा है? यस सर। अब क्या होगा, ये कंट्रोल इनपुट सिग्नल जो यू, ये जो यू प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्लांट को इनपुट होगा, तो प्लांट इस यू के करस्पॉन्डिंग एक नया आउटपुट जनरेट करेगा। जो ये नया आउटपुट जनरेट हो रहा है वो दोबारा से फिर से जाके रेफरेंस के साथ में मैच किया जाएगा। फिर से जो रेफरेंस प्लस न्यू आउटपुट वाई के बीच में जो गैप होगा उसके करस्पॉन्डिंग एक दूसरा एरर प्रोड्यूस होगा, और इस एरर को लेकर के फिर से ये वैल्यू दोबारा से क्या होगी भाई, जो एरर, अगर आप ये सोचो कि इस वाले पूरे इस फंक्शन में इक्वेशन वन में अगर एरर बार बार चेंज हो तो क्या
यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि केपी के आई और के डी की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे ये क्लोज होता जाएगा एरर की वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक है ना, और उससे यस करस्पॉन्डिंग सर। यू भी आपका डिफरेंट डिफरेंट होता जाएगा, ठीक है ना। यस सर। ठीक है। अब हम अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालें, जैसे के पी प्लस के आई बाई एस, अगर आप इसका लाप्लास लीजिएगा तो यही आएगा, है ना। अगर आप इक्वेशन वन का लाप्लास लीजिएगा तो इक्वेशन टू आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। नो सर। ठीक है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, मैटलैब में इसका प्रैक्टिस करते हैं। इसको मैटलैब में अगर हमको डायरेक्टली, पहले हमने कल क्या किया था, हमने ऑटो ट्यून किया था, है ना, और वहाँ से डायरेक्टली पीआईडी ट्यूनर हमने कॉल किया था। अगर हमको इसको कमांड के से करना हो तो कैसे करेंगे, तो हम चलते हैं अपना रन करते हैं, प्रोजेक्ट में आ गए, ट्यूटोरियल में आ गए हम लोग, और एक नई स्क्रिप्ट फाइल जनरेट करते हैं। तो न्यू स्क्रिप्ट फाइल हमने जनरेट की, और उसमें सबसे पहले क्लियर ऑल कर लिया हमने। अब यहाँ से हम लोग उसका करेंगे, ये सेक्शन डिफरेंशिएट करने के लिए डबल परसेंट लगाते हैं, और जो कोड दिया गया है के पी के आई के डी की वैल्यू को पहले वन वन ऐसे पुट कर दिया गया है नॉर्मली। तो मैंने भी के पी इक्वल टू वन किया, के आई इक्वल टू वन किया, आप लोग भी करते चलिएगा साथ में। और के डी इक्वल टू वन कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या किया है करने के लिए, एस बराबर ट्रांसफर फंक्शन एस, हमने आपको ये पहले ही कमांड बता दिया है कि इसका मीनिंग क्या होता है, अगर किसी को डाउट हो तो दोबारा पूछ सकता है। यस। यस सर, एक मिनट। ठीक है, ये हो गया। अब हम कंट्रोलर को सी से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, सी वेरिएबल के नाम से हम कंट्रोलर डिफाइन करते हैं। तो सी बराबर आपका आ गया के पी, यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपने पहले स्मॉल और फिर कैपिटल कर दिया तो वो अलग हो जाएगा। तो देखिए जब आप लिखिएगा ना तो ये अपने आप मैच कर देगा, तो इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा, तो उसको देखते चलिएगा कि हाँ वो मैच कर रहा है। के पी प्लस हो गया, के आई बाई एस करना है तो के आई डिवाइडेड बाई एस कर दिया, ठीक है। फिर जाके प्लस किया और के डी इंटू एस कर दिया, के डी मल्टीप्लाई विथ एस। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, नो सर। मैंने सप्रेस किया था। अब मैं इस सेक्शन को रन कर दूंगा, उससे पहले मैं यहाँ पे पी आई डी ट्यूट कर देता हूँ, इसको सेव कर लिया मैंने पी आई डी ट्यूट के नाम से। अब ये रन हो गया है। अब देखिए सी की वैल्यू जैसी यहाँ पे दिया था वैसे ही आ गई है, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन बाई एस, क्योंकि हमने के पी के आई के डी की वैल्यू अलग अलग रखी है। अगर आप और अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 0.1 कर दीजिए, यहाँ पे 0.2 कर दीजिए, ताकि आप अलग अलग उसको देख पाएँ एग्जैक्ट में वो सही में उसका जो एस का ऑर्डर है उसकी रिस्पेक्ट में जा रहा है कि नहीं। हमने इसको चेंज कर दिया, देखिए जो नई वैल्यू आई 0.3 मैंने दिया था के डी को, तो यहाँ पे देखिए एस के साथ अगर एस से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आएगा, यहाँ पे 0.3 इंटू एस आएगा। जो केपी की वैल्यू है मैंने 0.1 दी थी, देखिए एस से डिवाइड होगा तो ये 0.1 कांस्टेंट रह जाएगा, प्लस 0.2 बाई एस आएगा तो ये इंटीग्रेटर वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत, नो सर, कोई दिक्कत। ठीक है। ये रहा मेरा मेथड वन, इसको हम मेथड वन कर लेते हैं। ये रहा मेथड वन, ये एक मेथड है जिससे आप सी को डिफाइन कर सकते हैं अगर पीआईडी कंट्रोलर आप सेट करना चाहते हैं। और नेक्स्ट मेथड दिया, देखिए दिया गया है अल्टरनेट करके, कि आप डायरेक्टली एक बार में, इसको मैं मेथड टू नाम से कर देता हूँ। आप लोग साथ साथ में कोड करते चलिएगा, देखते चलिएगा, थोड़ा सीखते रहिएगा। मेथड टू हमने कर दिया, और डायरेक्टली मैं यहाँ पे अगर मैं ऐसा करता हूँ ना, एस को हटा देता हूँ, देखते हैं कि एस की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया क्लियर ऑल, सॉरी लिखना जरूरत क्या है, ऊपर है, मैंने क्लियर ऑल सीएलसी कर दिया, और सारे डेटा देखिए यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब मैं बिना एस की हेल्प के, मैं एस डोमेन अभी डिसाइड नहीं किया हूँ कि एस मेरा लाप्लास वेरिएबल है, मैं डायरेक्ट एक कमांड रन करना चाहता हूँ कि सी, देख लीजिए वर्क स्पेस में कुछ भी डेटा नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको रन कर रहा हूँ। सी बराबर पी आई डी ब्रैकेट में के पी के आई और के डी की वैल्यू पुट करनी है। तो चूंकि मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया था वेरिएबल, इनका डेटा यहाँ पे नहीं है, तो मैं इनको एक बार फिर से रन कर दे रहा हूँ ताकि वर्क स्पेस में के पी के आई और के डी का डेटा आ जाए। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली पी आई डी के साथ में के पी लिख सकता हूँ, के आई कॉमा के डी मैंने पुट कर दिया। अब मैं इस कमांड को केवल एक लाइन जो थी मैं उसको रन कर दिया, तो देखिए ये अपने आप इस फॉर्मेट में देखिए दिख रहा है, जहाँ पे लिख रहा है सी बराबर के पी प्लस के आई इंटू वन बाई एस प्लस के डी इंटू एस, जहाँ पे के पी बराबर 0.1, के आई बराबर 0.2, के डी बराबर 3, और एक कंटिन्यूस टाइम पी आई डी
कंट्रोलर इन पैरेलल फॉर्म, मतलब कि ये पीआईडी जो है एक मैटलैब फंक्शन है, उसमें पहले से डिफाइंड है कि अगर कोई पीआईडी करके कमांड देता है तो उसकी पहली वैल्यू केपी, दूसरी केआई, तीसरी केडी वैल्यू होगी। क्लियर यहाँ पे? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम इसको ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे कह दिया टी एफ ट्रांसफर फंक्शन, और ब्रैकेट में मैंने कर दिया सी। ठीक है ना? अब इसको कॉल जी करते सर। हैं, देखिए अब ये ट्रांसफर फंक्शन के रूप में आ गया, जैसा पहले यहाँ पे आया था, यहाँ पे, है ना, याद है जब इसको हमने रन किया था तो ये ट्रांसफर फंक्शन के रूप में यस आया था सर। इस तरह से। यस सर। जब यहाँ पे हमने सी को पहले डिफाइन किया तो सी का मतलब कंट्रोलर तो समझ गया पीआईडी का है, लेकिन ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्मेट में नहीं आया था। जब हमने ट्रांसफर फंक्शन सी कर दिया तो वो ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्मेट में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नो सर। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे कोड के द्वारा ट्रांसफर फंक्शन कैसे जनरेट करते हैं वो तो समझ में आ गया, लेकिन अब केपी, केआई, केडी की वैल्यू कितनी रखी जाए, अगर आप एज्यूम करके रखना चाहते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग इसको पढ़ते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी आई एंड डी टर्म, कि केपी किस लिए, मतलब किस चीज को सप्रेस करता है, किसके लिए इफेक्टिव है, केआई का क्या रोल होता है और केडी का क्या रोल होता है, उसको समझते हैं हम लोग। Increasing the proportional gain Kp has effect of proportionality increasing the control signal for the same level of error. The fact that the controller will push harder for a given level of error tends to cause the closed loop to react more quickly but also to overshoot more. Kp की वैल्यू अगर आप बढ़ाएंगे तो एरर जितनी भी प्रोड्यूस हो रही है उस एरर को सप्रेस करने में सबसे ज्यादा रोल केपी का होता है। ठीक है, वो उसको तुरंत का तुरंत सप्रेस कर सकता है, लेकिन केपी बढ़ाने से जो क्या होता है वो आपका ओवरशूट बढ़ा देगा। ओवरशूट का मतलब सब लोग समझ रहे हैं, पहली बार जो पीक आती है उसकी मैग्नीट्यूड को ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। दूसरी चीज यहाँ पे यस लिया सर। गया है कि अगर आप केपी को बढ़ाते हैं तो वो टेंड्स टू रिड्यूस करेगा, एरर को इलिमिनेट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि वह स्टडी स्टेट एरर को जीरो नहीं कर पाता है, बस क्या कर सकता है वो उसके अप्रॉक्स लेके जा सकता है केपी। तो केपी को बहुत ज़्यादा, अगर आप सोचो कि मैं सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा केपी को बढ़ा दूंगा और एरर मेरी जीरो हो जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। वो टेंड्स टू जीरो कर सकता है पर स्टडी स्टेट एरर को इलिमिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने पढ़ी कि केपी की वैल्यू एरर को रिड्यूस करता है लेकिन स्टेडी स्टेट एरर को जीरो कर नहीं सकता है। दूसरा, केपी को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकते, कि अगर आप एरर आपको दिख रहा है कि ज़्यादा आ रहा है तो हम केपी बढ़ा करके सप्रेस कर लें, उससे क्या होगा, धीरे धीरे सप्रेस भी होगा लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ाने से ओवरशूट आपका बढ़ जाएगा। तो ये केपी का कैरेक्टरिस्टिक सबको याद हो गया। जी सर। अब पढ़ते हैं यस सर। डेरिवेटिव, है ना। डेरिवेटिव का क्या इफेक्ट आता है? द एडिशन ऑफ ए डेरिवेटिव टर्म टू द कंट्रोलर के डी एड्स द एबिलिटी ऑफ द कंट्रोलर टू एंटिसिपेट एरर with simple proportional gain. If kp is fixed, the only way to control it will increase if द एरर इंक्रीजेज। इसका मतलब है कि ये आपके एरर को क्या कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है, एंटिसिपेट कर सकता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और उस अनुसार ये एरर जैसे जैसे बढ़ेगी ये केपी उसको क्या करेगा, केपी की जो केडी की वैल्यू होगी वो उसको एरर को क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। मतलब कि जो फ्यूचर में एरर का पैटर्न है उस बिहाफ पे अगर उसको सप्रेस करना होगा तो केडी बड़ा अच्छा रोल प्ले करेगा। ठीक है, डेरिवेटिव कंट्रोल, द कंट्रोल सिग्नल कैन बिकम लार्ज इफ द एरर बिगिंस टू स्लोपिंग अपवर्ड। अब एरर अगर थोड़ा सा भी बढ़ेगा ना तो इसके रिस्पेक्ट में केडी क्या करेगा, अपने आप को मतलब कि लार्ज वैल्यू का डिजायर्ड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो डैम्पिंग होता है वो सिस्टम का क्या होता है, दिस एंटिसिपेशन टेंस टू ऐड डैम्पिंग टू द सिस्टम। अगर आप किसी सिस्टम में केडी की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो उससे डैम्पिंग बढ़ जाती है और ओवरशूट क्या होता है, डाउन होता है। ठीक है, यस। लेकिन इसमें एक बात और कहेगी, द एडिशन ऑफ डेरिवेटिव टर्म हाउएवर हैज नो इफेक्ट ऑन द स्टेडी स्टेट एरर। न केपी उसको जीरो कर सकता है न केडी कर सकता है, बस केपी क्या कर सकता है, आपका ट्रैकिंग फास्ट कर सकता है, एरर को मिनिमाइज कर सकता है। केडी क्या करता है, अगर एरर का स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उस केस में केडी आपका इफेक्टिव होता है। मतलब कि अगर आपने कोई ऐसा सिस्टम लिया है जहां पे एरर टाइम के साथ में बढ़ रहा है या घट रहा है तो उस केस में केडी की वैल्यू को आप ज्यादा लीजिए। अगर एरर कुछ कांस्टेंट टाइप का है ना तो आप उसको मत लीजिए या जीरो करिए या बहुत मिनिमम रखिए। क्लियर है? अगर ओवरशूट आ रहा है तो आप केडी की वैल्यू को थोड़ा सा ले सकते हैं, वो ओवरशूट को कम कर देगा लेकिन क्या करेगा, डैम्पिंग बढ़ा देता है आपका। ठीक है, ओवरशूट और डैम्पिंग का मतलब समझ रहे हैं सब लोग?
देखिए, Yes. ओवरशूट का मतलब होगा कि आपका सिग्नल जीरो से स्टार्ट हुआ, है ना? मैं अभी बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, इसको एक बार समझिएगा इस चीज को। Yes, sir. अब Visual. समझते हैं कि पीक ओवरशूट डैम्पिंग क्या होती है। सपोज कि मेरा इस तरह से प्लॉट था, अरे सॉरी, मैंने इस तरह से इसको प्लॉट किया, ये मेरा एक्सिस है। आज क्या हो रहा है, सीधी लाइन ही खींचा रही, अरे सीधी लाइन ही आ रही है आज। आगे सीधी लाइन, चलो ये प्लॉट है, ठीक है। अगर पीक ओवरशूट बढ़ रहा है, अगर मैं केपी को बढ़ाऊंगा ना, तो सपोज मेरे प्लांट का रिस्पांस पहले ऐसे है किसी एक वैल्यू के लिए, ठीक है। तो अगर उस पर आप कंट्रोलर लगा रहे हैं और केपी की वैल्यू को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, तो उसका रिस्पांस ना कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, तो आप लोग को समझ आएगा। देखिए, अब उसका रिस्पांस कुछ ऐसा हो जाएगा केपी बढ़ाने पे, ठीक है। डिजायर्ड, अगर आपका डिजायर्ड वैल्यू, हम इसको ना ग्रीन से दिखा देते हैं। अगर मेरा डिजायर्ड 1 है, सॉरी 1 ऐसे फिक्स होना चाहिए था, थोड़ा सा वेरी कर गया, तो आपका सिस्टम रिस्पांस कुछ ऐसा आएगा जैसा आपने देखा। ये क्या करेगा, इस ओवरशूट को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। अब अगर आप केडी की वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो केडी की वैल्यू के लिए बोला गया है, क्या कर रहा है केडी, केडी आपका ओवरशूट को कम करता है लेकिन डैम्पिंग बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि ये केडी की लाइन है ग्रीन वाली, ये ओवरशूट तो कम हो जाएगा लेकिन ये डैम्प, Yes, sir. और ये दोनों ही, चाहे वो केपी की बात करें चाहे केडी की बात करें, इन दोनों में से कोई भी स्टडी स्टेट एरर को जीरो नहीं कर सकता। बस क्या कर सकता है, मिनिमाइज कर सकता है, टेंस टू जीरो कर Minimize सकता कर है, सकते. एग्जैक्ट जीरो नहीं करेगा। करते हैं कि केआई टर्म का क्या यूज होता है। द एडिशनल the addition of an integral term to the controller ki tends to help reduce steady state error। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन सा आया, अगर आप स्टेडी स्टेट एरर को जीरो करना चाहते हैं, जो ट्रैकिंग है वो एकदम एक्यूरेट करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट किसका रोल होता है, हेलो, Integral, sir. इंटीग्रल का। अगर आपको ध्यान होगा, कल जो हम लोगों ने ऑटो ट्यूनिंग की थी उसमें भी देखिए केपी की वैल्यू जीरो आई थी, केडी हमने लिया ही नहीं था, तो केआई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आई थी, है ना। Yes, sir. ठीक है। अब देखिए, इफ देयर इज ए परसिस्टेंट स्टेडी स्टेट एरर, द इंटीग्रेटर बिल्ड्स एंड बिल्ड्स, मतलब कि अगर कोई ऐसा एरर है जो रिड्यूस नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो केपी अपने आप को क्या करेगा, आप धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए। तो केपी क्या होता है, अगर कोई भी वैल्यू, देखिए इंटीग्रल का मतलब होता है कि टाइम के साथ में किसी चीज का समअप होना, पता है आपको। जी जैसे सर. अगर मैं कहूँ कि कोई चीज का इंटीग्रल लेना है, अगर हम कहें कि यहाँ पे मैं एक किसी चीज का इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, मेरे पास कोई एक स्लोप है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, इसका हर सेकंड पे जो समय सर. एरिया कवर हो रहा है वो समअप होके आ रहा है ना। तो इंटीग्रल जो केआई होता है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर आपने ना जो केआई की वैल्यू एक बार ले ली, तो टाइम के साथ में ये बढ़ता जाता है, जब तक एरर रिड्यूस नहीं होती है, ये अपनी वैल्यू को टाइम के साथ में क्या करता रहेगा, बिल्डअप करता रहेगा, है ना। इसमें यही बात लिखी गई है, देखिए कि जो आपका इंटीग्रल होता है, इफ देर इज ए परसिस्टेंट, अगर आपके साथ में स्टडी स्टेट एरर जो है वो कंटिन्यू परसिस्ट करती है, कंटिन्यू रहती है, तो आपका इंटीग्रेटर क्या होगा, इंटीग्रेटर जो होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में, वो जो कंट्रोलर की वैल्यू है ना वो टाइम के साथ में बढ़ती जा रही है, मतलब के आई की वैल्यू वही है, लेकिन जो के आई का इफेक्ट है, के आई इंटू टी जो हम बोल सकते हैं, वो टाइम के साथ में उसका इफेक्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और वो कंट्रोलिंग के ऊपर और ज़्यादा अपना इफेक्ट डालता चला जाएगा, ठीक है ना। देयर बाई इंक्रीजिंग द कंट्रोल सिग्नल एंड ड्राइविंग द एरर डाउन, इसलिए कंट्रोल की वैल्यू को बढ़ाता चला जाता है और एरर को रिड्यूस करता चला जाता है, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत। नो सर. A drawback of the integral term, however, is that it can make the system more sluggish। अब देखिए, सिस्टम को स्लो करने का मतलब क्या हुआ कि ये किसी चीज का कुमुलेशन कर रहा है, मतलब एक टाइम के रिस्पेक्टिव समअप कर रहा है, और ये बार बार ना अलग अलग वैल्यू का इफेक्ट देगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो इसका कंट्रोलिंग इफेक्ट है वो टाइम के साथ में बढ़ता जा रहा है, तो क्या करेगा, ये सिस्टम को थोड़ा सा स्लो करेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक कंप्यूटेशनल थोड़ा सा ये ज्यादा प्रोसेस कर रहा है, ऑसिलेटरी रहेगा थोड़ा। सिंस व्हेन द एरर सिग्नल चेंजेस साइन, इट मे टेक ए व्हाइल फॉर द इंटीग्रेटर टू अनवाइंड। जब आपका एरर की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी या कुछ हो जाएगी, तो उस केस में इसकी कंट्रोलिंग थोड़ी सी टफ हो जाती है, जिस केस में आपका क्या होता है,
एरर की वैल्यू प्लस या माइनस में शिफ्ट हो रही होगी, ठीक है ना। ऑसिलेट कर रहे अनवाइंड का मतलब होता है कि वो रुकेगा नहीं, वो आपका जो आप देखते हैं ना कि स्टेडी स्टेट एरर जब कभी देखेगा, तो जैसे मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कभी कभी देखते हैं ना कि वो स्टेडी इसको ट्रैक करना था, तो आपका जो रियल में कंट्रोलर होता है ना वो ऐसे ऐसे होता रहता है। देखे कि नहीं देखे कल? कल जी आपने सर। देखा था, तो ये इंटीग्रेटर की ही वजह से होता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए, द जनरल इफेक्ट ऑफ ईच कंट्रोलर पैरामीटर केपी केडी एंड केआई ऑन द क्लोज लूप सिस्टम आर समराइज्ड इन ए टेबल बिलो। नोट दैट दीज गाइडलाइंस होल्ड इन मेनी केसेस। एक जनरल टर्म है, ऐसा नहीं है कि हर केस में ये एप्लीकेबल होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस के लिए, क्योंकि देखिए जब आप कोई ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं ना, तो ट्रांसफर फंक्शन का क्या बिहेवियर है, क्या उसका नेचर है, उसके करस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यूज का इफेक्ट उस पर जाता है। तो एक जनरलाइज टर्म है कि ये इसका बिहेवियर ऐसा होता है, लेकिन ऐसा ही होगा, ये कोई डैम श्योर होकर नहीं कह सकता, ठीक है ना, क्योंकि वो इंडिविजुअल गेन पे डिपेंड करता है। फिलहाल ये ऑलमोस्ट सभी पे सेम ही इफेक्ट रखते हैं, पर कोई कोई एक्सेप्शनल या कुछ ऐसा ट्रांसफर फंक्शन हो सकता है जिसपे इसका बिहेवियर थोड़ा चेंज आए। तो यहाँ पे देखिए लिखा है क्लोज लूप रिस्पॉन्स। तो क्लोज लूप रिस्पॉन्स के जो पैरामीटर है, राइज टाइम, ओवरशूट, सेटलिंग टाइम और स्टेडी स्टेट एरर, उस पे केपी केआई और केडी का क्या इफेक्ट जाता है वो हम देखते हैं। अगर हमने केपी लिया तो राइज टाइम डिक्रीज कर देगा, राइज टाइम डिक्रीज कर देगा। ओवरशूट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सेटलिंग टाइम पे बहुत थोड़ा सा इफेक्ट डालेगा। स्टेडी स्टेट एरर पे इसका इफेक्ट रहेगा, कम करेगा, लेकिन जीरो नहीं कर पाएगा, ठीक है। के आई अगर है तो वो राइज टाइम को घटाएगा, ओवरशूट को बढ़ा देगा, सेटलिंग टाइम को बढ़ा देगा। देखिए के आई की वैल्यू से, के आई की वजह से ऑक्सीलेशन बढ़ता है, इसलिए सेटलिंग टाइम बढ़ती है। स्टेडी स्टेट एरर है उसको डिक्रीज करेगा, और ये एरर को जीरो भी कर सकता है, ठीक है। केडी का राइज टाइम पे बहुत कम इफेक्ट है। ओवरशूट के लिए बताया था ये डिक्रीज करता है, अगर कहीं पे ओवरशूट आ रहा है तो आप केडी की वैल्यू को इंसर्ट कर दीजिए, वो उसको डिक्रीज कर देगा। सेटलिंग टाइम ज़्यादा हो रहा है तो आप केडी की वैल्यू को लेके इंसर्ट कीजिए, वो आपका सेटलिंग टाइम को कम करेगा। और स्टेडी स्टेट एरर पे इसका कोई चेंज नहीं होता है। अगर स्टेडी स्टेट एरर घटानी है, नहीं कंट्रोल हो रही है, तो आपको क्या की वैल्यू बढ़ानी है। ओवरशूट को कंट्रोल करना है तो केडी को कंट्रोल करना है, ठीक है ना। और अगर गैप ज्यादा बढ़ रहा है दोनों के बीच में, तो केपी और केआई को मैनेज करना है। बात समझ में आ गई सबको? हेलो, यस सर। यहां तक हो गया ना? यस सर। चलिए, तो एक हम लोग फिजिकल पैरामीटर का है एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें एक स्प्रिंग और स्प्रिंग मास और डैम्पर सिस्टम लिया हुआ है। एक यहाँ पे देखिए डैम्पर लगा हुआ है, एक स्प्रिंग लगी हुई है जिसका कांस्टेंट क्या है, डैम्पर का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बी है, मास एम है, हम लोग फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं, और एक्स का प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन आती है वो सेकंड ऑर्डर की आती है। ये सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है, हमने एफ लगाया था, एम एस स्क्वायर एक्स एस आ जाएगा, बी एस एक्स एस प्लस के एक्स एस इक्वल टू एफ एस। तो इसका अगर हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू आपका फोर्स, तो इनपुट हमारा फोर्स था और आपका आउटपुट क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा, लाप्लास ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाई लाप्लास ऑफ इनपुट। तो ये हमने इसका निकाला, तो इसमें आ गया एम एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस के। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम इस ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से केपी केआई और केडी की अलग अलग वैल्यू के लिए देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। हेलो, जी सर। यस सर। यहाँ सर। पे कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। चलिए, तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, मैटलैब में चलते हैं, मैटलैब में इसको लिखते हुए चलेंगे और देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आता है। सबको दिख रहा है अभी भी? यस सर। चलिए, तो हमने ट्रांसफर फंक्शन पहले ही लिख लिया था। अब हम यहाँ से प्लांट को इनपुट करना चाहते हैं, तो मैंने सेक्शन अलग कर दिया और मैंने सेक्शन का नाम यहाँ पे लिख दिया प्लांट। प्लांट टी एफ, प्लांट ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे। और यहाँ पे हमने लिख देते हैं कंट्रोलर पी आई डी टी एफ, या पी आई डी ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है ना। तो प्लांट टी एफ में हम लोग आते हैं, लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एम की वैल्यू है, हमने मास लिया है, तो मास की वैल्यू ले ली हमने 1 kg, तो मास इक्वल टू 1 हो गया।
और उसके बाद हमने फ्रिक्शन कोफिशिएंट लिया है डैम्पर का, उसको बी से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो बी इक्वल टू 10 है। यूनिट की जरूरत नहीं होती मैटलैब में, वो 10 न्यूटन न्यूटन क्या है पता नहीं, है ना। और के की वैल्यू है स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू है 20। और न्यूटन मीटर जो फोर्स हम लोग सॉरी न्यूटन जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो 1 न्यूटन का लग रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नो सर। ठीक है। तो अब अगर मुझे इनपुट करना होगा इसको ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में, आप लोग को पता है कोफिशिएंट आप लोग को भी पता है ना, तो हम सबसे पहले यहाँ पे नम डेन डिवाइड कर लेते हैं। तो नम इक्वल टू क्या आएगा, 1 है यहाँ पे देखिए, 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं एक ही बार में, आपको याद होगा कैसे लिखा जाता है। तो मैं इसको h लिखना चाहता हूँ, तो मैं h से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने प्लांट को। तो h इक्वल टू जी लिखते हैं ना, आपको बार बार जी लिखने की आदत है, हम लोग जी एच एस पढ़ते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन प्लांट जी है, तो मैंने लिखा जी इक्वल टू टी एफ डिसाइड करने के बाद मैंने ब्रैकेट बनाए, उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह का ब्रैकेट बना देता हूँ, कॉमा फिर इस तरह का ब्रैकेट। तो पहले वाले में ट्रांसफर फंक्शन का आपका डिनोमिनेटर आएगा जिसकी वैल्यू 0 0 1 आ गई, और डिनोमिनेटर की वैल्यू रखेंगे तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए m है, तो m की वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं, डायरेक्ट ही ले लेगा। मैं इस तरह से लिखना चाहता हूँ ताकि आपको याद रहे। बी एस है तो मैं यहाँ पे b लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे k वैल्यू है तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर दे रहा हूँ, k कर दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। एस का नो कोफिशिएंट सर। m है, एस का कोफिशिएंट b है, और कांस्टेंट की वैल्यू k है। तो यहाँ तक मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत कभी किसी को यहाँ तक नहीं। तो देखते हैं ये ट्रांसफर फंक्शन ऐसा आता है कि नहीं। तो सबसे पहले m b के f की वैल्यू को हमने इवेल्युएट कर दिया, ये देखिए अब ये वर्क स्पेस में आ गया है। फिर मैंने ये प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन कॉल कर दिया, तो g की वैल्यू देखिए आ गई 1/s² प्लस 10s प्लस 20। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, नो सर। ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका स्टेप रिस्पांस देखना चाहते हैं। हमारे पास प्लांट आ गया है, हम इसका स्टेप रिस्पांस चेक करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टेप रिस्पांस। स्टेप रिस्पांस हम देख रहे हैं इसका, क्या करेंगे, सिंपल कमांड स्टेप प्लॉट कर सकते हैं या सिर्फ स्टेप इन्फो भी दे सकते हैं, सिर्फ हमने स्टेप कर दिया है। तो स्टेप करने के बाद मैंने जी कर दिया और मैंने इसको रन कर जी। दिया। यहाँ पे केवल एक प्लांट मैंने रन कर दिया। स्टेप रिस्पांस देखिए मेरा अभी बिजी है, प्लॉट हो रहा है, देखिए स्टेप रिस्पांस आ गया, जैसा आपका डिजायर्ड था वैसा आ गया, Yes, sir. ठीक है। आप बोलिए इको कब आता है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। No, sir. अब आप पूछ रहे, ये कोई बता सकता है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे जाके क्यों सेटल हो रही है 0.05 पे, एनीवन यहाँ पे गेस कीजिए कि स्टेप रिस्पांस हमने दिया तो ये वैल्यू 0.05 पे क्यों जाके सेटल हो रही है, कोई बताएगा। एनीवन, इसके बारे में चर्चा लास्ट क्लास में हो चुकी है, अगर आप थोड़ा सा सिंसियर होंगे तो बता सकते हैं। नहीं याद आ रहा, हेलो, इसका डीसी ओवर गेन टाइम कितना है। आएगा, इसका डीसी गेन कितना है। डीसी गेन मैंने बोला था कि आप एस की वैल्यू को जीरो कर लीजिए, जो गेन बच जाए वो डीसी गेन होता है। तो एस की वैल्यू जीरो कीजिए, 1/20 आएगा, 0.05। 1/20 आ गया। 1/20 का मतलब क्या हो गया, 0.05। 0.05। अगर एक्चुअली में पूछे डीसी गेन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर आप उस प्लांट में एक कोई मतलब एक सिंगल यूनिट इनपुट देते हैं तो उस प्लांट का गेन क्या होगा, वो क्या कहलाता है, डीसी गेन कहलाता है। मतलब फाइनल वो वैल्यू आपको अचीव करनी है। s² प्लस 10s, ये जो बीच की चीजें होती है ना, ये उसके ट्रांजिएंट बिहेवियर को बता सकती हैं, लेकिन जो फाइनल आपका जो गेन होगा वो आपका 1/20 आएगा। अब बात क्लियर हो गई। एक चीज आप सीख गए कि अगर कोई भी ट्रांसफर फंक्शन आप ले रहे हैं तो उसका स्टेप कहाँ पे जाके सेटल होगा वो आप इससे जान सकते हैं कि उसका ट्रांसफर फंक्शन कितने पे जाके सेटल हो रहा है। या किसी भी इनपुट के लिए उस पूरे ट्रांसफर फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा, आप अगर देखें तो 1/20 गेन ऑफ दैट इनपुट जो होगा वो उस प्लांट का आउटपुट बन जाएगा। क्लियर है।
जी सर। ये बात यहाँ से समझ में आ गई सबको? चलिए, एक चीज आप यहाँ पे आज सीखे कि अगर आपके पास कोई भी ट्रांसफर फंक्शन दिया हो और आपसे कोई बोले कि इस पे मैं ये इनपुट देना चाहता हूँ, कि मतलब मैंने 10 इनपुट दिया तो क्या आएगा, मैंने 20 इनपुट दिया तो क्या आएगा, आप सीधे उसके डीसी गेन से उसके इनपुट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उसके आउटपुट की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है कि वो कहाँ पे जाके सेटल होने वाला है? ठीक है ना? देखिए ये चीज यहाँ पे अच्छे से दिखाई गई है, इसको देखिए आप लोग पढ़िए। The DC gain of the plant transfer is 1/20, so 0.05 is the final value of output to a unit step input. Unit step का मतलब कि मैंने इनपुट में 1 यूनिट का चेंज किया था या 0 से 1 तक का केवल दिया था ना। This corresponds to a steady state error of 0.95, which is quite large. Furthermore, the rise time is about 1 second and the settling time is about 1.5। किसी को वो कमांड याद है जिसके थ्रू हम इसका सारा का सारा वैल्यू देखते थे? कोई किसी को याद है? कैरेक्टरिस्टिक पे गए, पीक रिस्पांस देखिए, हम लोग देख रहे हैं इसमें पीक रिस्पांस है ही नहीं, कहीं पे ट्रांजिएंट आया ही नहीं है तो नहीं दिखाया। राइज टाइम देख लेते हैं, राइज टाइम दिखा रहा देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड है ना। राइज टाइम इक्वल टू 0.884 आ रहा है। यस राइज टाइम कितना हो रहा है? 0.884। ठीक है, सेटलिंग टाइम देखिए आपको कहाँ पे आ रहा है, ऑलमोस्ट 1.59 आ रहा है। ठीक है ना। फिर हम गए यहाँ पे, हमने ट्रांजिएंट टाइम देखा तो इसमें ऑक्सीडेशन है नहीं, इसलिए ट्रांजिएंट टाइम नहीं दिखा सकता वो। स्टेडी स्टेट अगर आप चेक करना चाहेंगे तो ये दिखा रहा है आपका लगभग फाइनल वैल्यू 0.05 पे सेटल हो रही है। ठीक है ना। हेलो। यस ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया है कि हम एक एक कंट्रोलर का इफेक्ट देखेंगे। अगर हम इसमें प्रपोर्शनल कंट्रोलर इंसर्ट करेंगे, फिर हम डेरिवेटिव इंसर्ट करेंगे, फिर हम इंटीग्रेटर इंसर्ट करेंगे और फिर जाके तीनों का सम अप करके कंट्रोलर ऐड करेंगे। ठीक है ना। यस अब देखिए ये बोल रहा है कि फ्रॉम द टेबल सोन अबव वी सी दैट द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर केपी रिड्यूसेस द राइज टाइम, इंक्रीजेस द ओवरशूट एंड रिड्यूसेस द स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अपने प्लांट में एक केपी को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द आवर यूनिटी फीडबैक सिस्टम विथ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इज फॉलोइंग वेयर एक्स। देखिए अब क्या किया है कि अब अगर मैं केपी को इंसर्ट करूंगा तो उसका ट्रांसफर फंक्शन ये बन जाएगा। जी सर। हेलो। यस सर। Yes, sir. तो अब हम लोग इसको डिजाइन करते हैं, है ना। या तो डायरेक्टली आप ट्रांसफर फंक्शन चेंज कर लीजिए, है ना। यहाँ पे आप क्या करिए, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे केपी की वैल्यू मैंने क्या ली थी, 0.1 लिया हूं मैं, तो मैं अब इस नए ट्रांसफर फंक्शन को यहाँ पे लिख दूं मैं। हेलो। ये यस आ सर। जाएगा केपी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 20 प्लस केपी आ जाएगा ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्रांसफर फंक्शन को ले रहा हूँ और ये इस प्लांट को ना, अगर आप ऐसे एज्यूम कीजिए कि जैसे ये मेरा प्लांट था, अगर आप इस सर्किट को याद कीजिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ केपी इंसर्ट कर दिया है। तो अब देखिए इसका गेन क्या हो जाएगा। अगर आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है तो आप लिखते हैं जी एच जी डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच एस, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? Sir. यस सर। तो अब यहाँ पे प्लांट के साथ साथ जो प्लांट का जी था ना, उसके साथ में एक कंट्रोलर का केपी भी ऐड हो जाएगा। तो जब 1 केपी इंटू ओ करके जब पूरा का पूरा इसका ट्रांसफर फंक्शन डिराइव कीजिएगा तो वो इस तरह से आ जाएगा आपका। आप एक बार करके देख लीजिए, आपका जो ट्रांसफर फंक्शन पहले 1/s² प्लस ये आपका जी की वैल्यू है ना, इसमें मैं अगर केपी इंसर्ट कर दूंगा ना इसके सीरीज में और फिर उसका क्लोज लूप निकालूंगा, क्योंकि ये तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था, जब मैं क्लोज लूप निकालूंगा तो आपका ट्रांसफर फंक्शन इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट करूं कि एक बार करके दिखा दूं, आप लोग को समझ गए आप लोग? डायरेक्ट कर दीजिए सर। चलिए, इसका दो मेथड है। एक तो जो इसमें दिया गया है इस तरह से केपी बराबर 300, इसने केपी की वैल्यू को देखिए 300 लिया हुआ है ना। तो मैं कोड के थ्रू डायरेक्ट करूं या जैसा, दो तरीके से करते हैं। मेथड 1 पहले मैं लिखता हूं, है ना, स्टेप रिस्पांस हो चुका है। अब हम इसमें दूसरा नेक्स्ट सेक्शन करेंगे, है ना। सी
द इफेक्ट ऑफ केपी ओनली, ठीक है ना। हम देखते हैं कि जब केपी होता है, केवल उसका केवल इफेक्ट अगर हमको देखना है तो कैसे हो सकता है। तो मैं यहाँ पे G1 इसको लिख देता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्रोल वी। मैंने यहाँ पे इसको G1 डिफाइन किया है, जीपी लिख देते हैं ना, इससे पता रहेगा यहाँ पे केवल हमने प्रपोर्शनल लिया हुआ था। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। No, sir. चलिए, हमने इसको ले लिया। अब इसको लिखेंगे हम TF। TF करने के बाद हमने इसको क्या किया, जो 000 लिखा था ना, देखो मैं यहाँ से मैं कॉल कर ले रहा हूँ इसको पूरा का पूरा, और उसमें थोड़ा सा मैं जो चेंजेस करने हैं वो मैं उस चेंज कर दूंगा। तो 1 की जगह पे यहाँ पे KP आ जाएगा। और देखिए KP की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन की गई है, तो उसको मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं KP की वैल्यू फिर से ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पे KP की वैल्यू को अपडेट करूंगा, और मैं KP की वैल्यू को कर दूंगा कितना, 300। वो हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 300 का भी करूंगा, 200 का भी कर दूंगा, ऐसा करके मैं 3 प्लॉट 4 प्लॉट करके आपको दिखाऊंगा। फिर देखेंगे हम कि क्या केपी सच में ओवरशूट को बढ़ाता है, स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू को कम करेगा लेकिन जीरो नहीं करेगा। तो हम उसको देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी केपी की वैल्यू 300 है, और यहाँ पे के प्लस केपी हो जाएगा। देखिए के प्लस केपी लिखा है यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी के प्लस केपी। कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ये चीज। हेलो, यहाँ तक ठीक है ना। यस सर, ठीक है। चलिए, हमने केपी को सबसे पहले रन कर दिया यहाँ पे देखिए। और मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि केपी की वैल्यू देखिए अपडेट हो गई होगी यहाँ पे। केपी बराबर 300 आ चुका है मेरा। मेरा जीपी मैं रन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। मैं जीपी आपका यहाँ पे रन कर दे रहा हूँ, सॉरी, जीपी को मैंने रन कर दिया। देखिए जीपी की वैल्यू आ गई 300 बाई एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 20 प्लस 300, 320। तो ये आपका जीपी सही आ गया, है ना। अब हम क्या जी करेंगे, सर। उसका स्टेप रिस्पॉन्स निकालेंगे टाइम टी के लिए। और जो टी है वो मेरा 0 से 2 तक वेरी कर रहा है, और हर 0.02 के लिए। तो ये चीज मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे हो रहा है। देखिए टी इक्वल टू टाइम पीरियड, मैं यहाँ पे टाइम का स्केलिंग कर रहा हूँ, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0.01 का गैप ले रहा हूँ, और लेके जा रहा हूँ 2 सेकंड तक। तो अगर मैं सिर्फ स्टेप करता ना तो वो 2 सेकंड तक नहीं जाता, लेकिन अभी मैं इस टाइम पीरियड के लिए मैं स्टेप को डिफाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टेप। 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है। स्टेप कमांड हमने डाल दिया, और फिर हम यहाँ पे कॉल करेंगे किसको, जीपी को। हम जीपी ट्रांसफर फंक्शन का स्टेप रिस्पॉन्स चाहते हैं। हमने यहाँ पे जीपी कॉल किया, और कितने टाइम के लिए, टी टाइम तक के लिए। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। नो सर। चलिए एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे के पी 1 कर लीजिए, है ना। क्योंकि मैं अलग अलग केपी के लिए आपको कई सारा वैल्यू दिखाऊंगा यहाँ पे। तो KP1 यहाँ भी कर लेते हैं, KP1 यहाँ भी कर लेते हैं, और ये GP1 कर लीजिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत जी नहीं यहाँ सर। तक। पूरा का पूरा इसको हमने GP1 यहाँ भी आ जाएगा। तो फिर से देखते हैं KP1 की वैल्यू को 100 से लेके चलते हैं। KP की वैल्यू को 100 से स्टार्ट करते हैं। तो KP1 100 हो गया, देखिए फिर से मैं अपडेट कर रहा हूँ। KP1 देखिए 100 हो गया है। GP1 मैं फिर से रन कर दे रहा हूँ। GP1 को मैंने रन कर दिया, तो ये GP1 का देखिए 120 हो गया, 100/120 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब टी को मैंने कॉल कर दिया है, इवेल्यूएट कर दिया, टी एक वेरिएबल आ गया। और फिर मैं स्टेप GP1 का टी के रिस्पेक्ट में मैं कॉल करता हूँ। देखिए ये आया, ओवरशूट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया बताइए। जो पहले जी था, यस। अभी देखिए हम यहाँ पे ना होल्ड ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले जी को एक बार कॉल कर दे रहा हूँ। जी को जब मैंने कॉल किया, पहले एक बार जी प्लॉट कर लेते हैं, ये हट जाएगा अभी आपका। जी इवेल्यूएट हो चुका है। 1 मिनट रुक जाइए, कोई दिक्कत आ रही है। मेरे पास BMK है, BMK तो वैल्यू पड़ी हुई है, मैंने इसको इवेल्यूएट किया। अच्छा सॉरी, स्टेप जी करना था मुझे, सॉरी गलती हो गई। मैं स्टेप जी कॉल कर दिया हूँ।
तो मेरे पास एक पहला ट्रांसफर फंक्शन जो था बिना किसी कंट्रोलर का, वो ये रिस्पॉन्स था, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे होल्ड ऑन कमांड डालता हूँ, देखिए होल्ड ऑन। अब क्या करेगा, ये प्लॉट को होल्ड रखेगा और उसके ऊपर स्टेप GP1 को प्लॉट कर देगा। देखिए 1 मिनट, होल्ड ऑन हुआ नहीं क्यों? ऐसा तो होल्ड ऑन होना चाहिए था। ओ ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। बता रहे हैं क्या दिक्कत हुआ। देखिए स्टेप GP आ गया था, मैंने होल्ड ऑन को ना रन नहीं किया था, मैंने होल्ड ऑन इवेल्युएट कर लिया है, होल्ड ऑन हो चुका है। अब मुझे करना था ये, मैंने इवेल्युएट कर दिया इसको। अब देखिए ये रिस्पांस कहाँ जा रहा है और ये रिस्पांस कहाँ जा रहा है, दोनों का अंतर देख रहे हैं आप। यस। एक मिनट, मैंने टाइम बाउंड किया है, अगर मैं टाइम बाउंड नहीं करता हूँ, देखिएगा जरा। होल्ड ऑफ कर लेते हैं 1 मिनट पहले, इसमें होल्ड ऑफ कर दिया मैंने इसको, ठीक है इवेल्युएट हो गया। अब मैं केवल स्टेप G कर रहा हूँ प्लॉट, तो स्टेप 0.05 पे जा रहा, बहुत कम वैल्यू है ना। और जबकि जी स्टेप पे अगर मैं कंट्रोलर लगा दूंगा, तो अगर मैं प्लांट को 1 इनपुट दे रहा हूं तो आउटपुट का टारगेट मेरा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यस। ओपन लूप गेन में जो प्लांट का, देखिए ओपन लूप गेन में DC गेन के बराबर की वैल्यू मिल गई, लेकिन अगर मैं क्लोज लूप कंट्रोलर लगा दिया, जो आपने अभी PDF में देखा था यहाँ पे, ये वैल्यू जो आपने ये सबसे पहले कंट्रोलर का क्लासिकल कंट्रोल देखा था। अब देखिए अगर यहाँ पे आपने कंट्रोलर लगा दिया, फीडबैक लगा दिया और यहाँ पे आप स्टेप इनपुट दे रहे हैं, इसका मतलब रेफरेंस वैल्यू तो आपकी 1 हो गई अब, है ना। और इस यस प्लांट को आउटपुट में 1 लाना चाहिए, क्लियर है। यस। तो इसलिए मैं अभी जो स्टेप G था उससे कंपेयर नहीं कराऊंगा आपका, नहीं तो वो क्या करेगा ना, वो बहुत छोटी वैल्यू हो जा रही है, तो इसको हम लोग हटा देंगे, केवल मैं स्टेप G1 लूंगा और अलग अलग KP के लिए, KP1 के लिए मैं इसको करूंगा। अब मैं यहाँ पे ना होल्ड ऑन ऑन कर देता हूँ, इसको होल्ड ऑन में अब जाके ऑन करूंगा। इससे क्या होगा कि अब इसके बाद आने वाले जो कोड होंगे उसका प्लॉट जो होगा वो उस पे ही प्लॉट होता चला जाएगा। तो मैं होल्ड ऑन को इवेल्युएट कर दिया। अब देखिए मैं चाहता हूं ना कि अब मुझे ये देखना है कि एरर अभी भी मेरा, देखिए गैप ज्यादा है, यहाँ पे सब लोग देख पा रहे हैं, स्टेडी स्टेट इधर 1 का होना चाहिए और ये 0.83 0.84 के आसपास जा रहा है, सही है। जी। अब मुझे ये पता है कि अगर मैं केपी बढ़ाऊंगा, तो अभी आपने पढ़ा कि ये ओवर शूट बढ़ाता है और एरर को रिड्यूस करता है, जीरो भले नहीं करता लेकिन एरर को रिड्यूस करता है। तो अब मैं क्या करूंगा, KP2 की वैल्यू, यहाँ पे मैं एक दूसरा कंट्रोलर डिजाइन कर रहा हूं, मैंने KP2 का नाम दिया और उसकी वैल्यू को मैं बढ़ा के 200 कर दिया, ठीक है। जी अब मैं देखता हूं कि उसकी वजह से जो मेरा ट्रांसफर फंक्शन बनेगा इस KP2 की वजह से, तो जहां जहां KP1 था मैंने वहां वहां KP2 कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए अब मैं इसको प्लॉट कराऊंगा, सेम टाइम मेरा वही रहेगा। अब यहाँ पे मैं स्टेप GP2 कर दूंगा, कंट्रोल V, टाइम मेरा वही रहेगा और मैं यहाँ पे, अच्छा इसको 2 सेकंड तक के लिए करना था, तो मैं 1 मिनट, इसको अभी मैं ना T कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा 2, T हो जाएगा। तो अभी एक बार मैं क्लोज ऑल कर देता हूँ, रुक जाइए, CLOSE क्लोज ऑल, तो मेरा सारा क्लोज हो गया है। अब मैं फिर से इसको, T मेरा वेरिएबल है, मैं इसको फिर से एक बार प्लॉट कर लेता हूँ, तो मेरा स्टेप GPT1 आ गया। अभी भी मेरा एरर देखिए ज़्यादा है, यहाँ पे मैंने होल्ड ऑन इवेल्युएट कर लिया है, होल्ड ऑन को मैंने ऑन कर दिया। अब मैं टी 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 तो है, कोई दिक्कत नहीं है, टी बार बार करने की जरूरत भी नहीं है मुझे। KP2 मेरा अभी इवेल्युएट करना बाकी है, KP2 हो गया। अब यहाँ पे GP2 आएगा, GP2 मैंने किया, मेरा सेकंड ट्रांसफर फंक्शन जो किसके लिए चल रहा है, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये मेरा 200 के लिए हो गया। अब मैंने इसका स्टेप रिस्पॉन्स निकाला, तो अब देखिए जो दूसरी वाली वैल्यू आई उसका एरर देखिए शिफ्ट हो गया, कम हुआ कि नहीं हुआ, देखिए, हेलो
यस सर। देखिए, जो पहला स्टेप आया था GP1 का, जहां पे मैंने वैल्यू 100 ली थी स्टडी KP1 की, तो एरर देखिए ज्यादा था, ब्लू वाली लाइन का एरर 1 से ज्यादा है कि नहीं? हेलो, यस सर। देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए, तो जब मैंने 100 लिया था KP का वैल्यू, तो ओवरशूट थोड़ा बढ़ा, लेकिन एरर अभी भी 1 से, देखिए 1 यहाँ पे है, लेकिन अभी ये ज्यादा गैप था। जब मैंने उसकी वैल्यू GP2 ले ली, मैंने KP की वैल्यू बढ़ा दी, 200 कर दी, तो एरर अब और कम आ गया। देखिए ये शिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ और 1 के क्लोज चला गया, लेकिन इसका ओवरशूट भी बढ़ गया। तो हमने दो चीज कही थी, KP बढ़ाने से ओवरशूट बढ़ता है और एरर रिड्यूस होता है, जीरो भले ना लेकिन रिड्यूस होता है। तो दोनों बातें सही हुई कि नहीं सही हुई? जी सर। अब ऐसा करते हैं ना, अब इसको हम थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसको 300 से 400 कर लेते हैं, ठीक है ना? इसको 300 के बजाय सीधे सीधे 400 करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे KP3 कर लेते हैं और इसकी वैल्यू को सीधे 400 करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हर जगह ये GP3 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी KP3 हो जाएगी, और यहाँ भी K प्लस KP3 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग स्टेप कर देंगे GP3 का। एग्री करते हैं आप लोग यहाँ तक? रन कर दिया जाए इसको। हमने इसको रन कर दिया एक बार में। अब देखिए जो वैल्यू GP3 की आई, देखिए GP3, देखिए ये वाला लास्ट वाला है, इसका पीक और शूट और बढ़ गया, और ये थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट हुआ, 1 के और क्लोज चला गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेलो, सर हो रहा है सर। इसका मतलब कि यस KP का सर। जो इफेक्ट है, अब आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि मुझे ट्रांसफर फंक्शन में अगर मेरा कोई सिस्टम का रिस्पांस मिल गया है, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का रिस्पांस देखने के बाद मुझे समझ में आ सकता है कि KP को बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है। अभी आप समझ गए KP को? यस अब हम सर। ऐसा करते हैं ना, कि अब हम KD की वैल्यू को लेके चलते हैं। तो KD का देखिए क्या इफेक्ट था। KD का इफेक्ट किसी को याद है? वो क्या करता है? ओवरशूट को कम करता है। KD क्या करता है? राइज टाइम में कोई चेंज नहीं करेगा, ओवरशूट को कम करता है, और सेटलिंग टाइम को भी कम करता है, और स्टेडी स्टेट में कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब है कि एक बार मैं KP को और बढ़ाता हूं ताकि मेरा 1 के और क्लोज चला जाए, और ओवरशूट को हम KD की हेल्प से कम करेंगे, ठीक है ना? ओवरशूट का मैं फिक्र नहीं कर रहा हूं, बस मुझे ये देखना है कि वो 1 के क्लोज चला जाए। तो मैं KP4 ले रहा हूँ एक और। अब इस बार थोड़ा और बढ़ा के लिखेंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको 800 कर लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मुझे नहीं पता कि क्या आने वाला है, हिट एंड ट्रायल पे हम लोग ऑलरेडी चल ही रहे हैं। तो KP4 हो गया, GP4 उससे करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने कर दिया KP4, और यहाँ भी कर दिया KP4, और यहाँ भी कर दिया GP4, ठीक है? अब मैंने इसको प्लॉट कर दिया, देखते हैं कहाँ तक सक्सेस मिलती है। लास्ट 1.4 वाला है, ऑलमोस्ट 1 के आसपास आ चुका है। देखिए अगर आप इसको देखिएगा, तो इसका सेटलिंग टाइम 1 के लगभग लगभग करीब में है ना? तो ऐसा करते हैं ना, इसको 1000 ही कर देते हैं, 950 कर देते हैं। कितना कर लें? 950 कर लें, ठीक है? यस। 950 कर लेते हैं, और इसको फिर से दोबारा से ही रन कर लेते हैं, तो उसी को जो है वो कर लेगा। ये 950 GT4 का दूसरा वैल्यू आया है। ऐसा करते हैं ना इसको, अब कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएगा। ये जो लास्ट वाली वैल्यू आई है GP4 की दोबारा से, तो वो वाली देखिए 1 के और क्लोज हो गई है। अब इससे तो कम नहीं कर पा रहा, तो इसमें कहा था कि आप KP को कितना भी बढ़ाइएगा, पीक ओवरशूट बढ़ जाएगा, लेकिन स्टडी स्टेट एरर को जीरो नहीं कर पाएगा। मैंने देखिए पहले थोड़ा सा चेंज किया था, 100 से 200 किया तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया, 400 उसका डबल किया तो भी थोड़ा सा चेंज आया, 400 से मैंने 950 कर दिया, लेकिन फिर भी देखिए उसमें कोई चेंज नहीं आया। G4 की जो दो लास्ट वैल्यूज है ना, यहाँ पे ऐसा करते हैं ना कि इसको KP5, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये लास्ट वाला समझ में आ रहा है आपको? देखिए मैंने 800 से 950 कर दिया था, सॉरी कितना लिया था मैंने, 400 से 950 किया है ना? बहुत कम चेंज आ रहा है इसके लिए यस। यहाँ से। तो अब हम करेंगे KD की मदद लेंगे। KD की मदद से इसको कम किया जाए अब। हेलो, यस सर, ओवरशूट को कम करना है। ठीक है। अब देखते हैं कि ओवरशूट कैसे कम होता है, KD को कैसे इंसर्ट करते हैं। मैंने P का देख लिया था, अब प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव लेना होगा। तो आपका इस तरह से आएगा ट्रांसफर फंक्शन, देखिएगा ध्यान से। देखिए जो
गेन है वो तो केडी प्लस केएस तो हो ही गया, केडी एस प्लस केपी हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो नॉमिनेटर में चेंज आएगा, और डिनोमिनेटर में 10 के साथ में जो एस का कोफिशिएंट था वो एस के साथ चला गया, जो कांस्टेंट था वो कांस्टेंट के साथ चला जाएगा। क्लियर है? जी सर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना तीसरा सेक्शन ओपन करेंगे, इफेक्ट ऑफ सी द इफेक्ट ऑफ के पी एंड के आई। ठीक है ना? अब हम चेक करेंगे कि केपी और के आई का क्या इफेक्ट आता है। तो मैं एक चीज करना चाहूंगा ना, केपी की यही वैल्यूज हम लेके चलते हैं, ठीक है, बस केडी ऐड करते रहेंगे, कोई दिक्कत? नो सर। ये ऐसा करते हैं ना कि इसी में, हाँ ठीक है, तो ये प्लॉट तो खत्म नहीं होने वाला है, ये प्लॉट ऐसे ही रहेगा, तो हम इसी पे सुपर इम्पोज करा देते हैं, या ऐसा करेंगे एक एक प्लॉट लेके चलेंगे ना, विदाउट केडी और विथ केडी, ठीक रहेगा? क्लोज ऑल कर दिया हमने, सब क्लोज हो गया होगा। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले केपी ओनली वाला सब रन कर लेता हूँ, केपी ओनली वाला मैं सबको रन कर लेता हूँ एक बार में। देखिए सारे प्लॉट आ गए, मैंने यहाँ से इंसर्ट लीजेंड कर दिया, तो मेरे पास GP1 GP2 GP3 GP4 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। ठीक है ना, 4 है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, इस ट्रांसफर फंक्शन को GP1 ना करके, KP1 तो वही रहेगा, मैं यहाँ पे KD1 ले लेता हूँ, KD1 ले लिया मैंने, सॉरी KD1 ले लिया। KD1 की वैल्यू देखिए, इसमें कुछ सजेस्ट किया होगा, इसने क्या किया है, 10 किया है, तो हम इसको 2 4 से लेके या उससे ज्यादा तक लेके चलेंगे, तो हम पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, KD2 कर लेते हैं KD1 की वैल्यू को, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं GPD1, ताकि हमको पता हो कि हमने प्रपोर्शनल और डेरिवेटिव लिया था। तो यहाँ पे देखिए KP1 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे साथ साथ में S की टर्म में KD आएगा यहाँ पे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, KD1 आ जाएगा। जो S की टर्म है नोमिनेटर में, वहां पे क्या आएगा, KD1 यहाँ पे आएगा, KD1S प्लस KP1 डिवाइडेड बाई M की वैल्यू वही होगी 1 प्लस, यहाँ पे देखिए B के साथ में ना KD और ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे B के साथ में क्या ऐड हो जाएगा, KD ऐड हो जाएगा, KD1 ऐड हो जाएगा, ठीक है ना? सबको समझ आ रहा है ये चीज? ये वाली टर्म मैंने लिख दी, जी सर। B प्लस KD1 और 20 प्लस KD2, तो है KP1 ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा ना, केवल इसको प्लॉट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ GPD1, ठीक है ना? तो जो मेरा पहला प्लॉट था ना होल्ड ऑन वाला, मेरा अभी भी वो एक्टिवेट है, होल्ड ऑन मेरा एक्टिवेट है, तो जो मेरा पहला प्लॉट था इसके पहले वाला, वो होगा भी। एक मिनट, कहाँ चला गया? हाँ ये वाला प्लॉट है मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, GP1 का कंपेयर कीजिएगा किससे, GPD1 से। क्या होना चाहिए, जो डेरिवेटिव होता है वह केवल ओवरशूट को दबा देता है। तो जो ये ब्लू लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली ब्लू लाइन सबको दिख रहा है? रुको एक मिनट, इसको ना थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, तो एक एक केस में हम हाईलाइट करते चलेंगे। तो ये मेरा जो है, इसकी लाइन विड्थ में थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, तो मेरा अभी सारा ध्यान इस प्लॉट के लिए है। तो ये प्लॉट देख रहे हैं, ये GP1 का प्लॉट है ना, हेलो सर। यस सर। अब अभी जब मैं डेरिवेटिव को ऐड करूंगा, तो मेरा ये है कि डेरिवेटिव ऐड करने से इसका पीक ओवरशूट कम हो जाएगा। तो ये जो आप पीक देख रहे हैं ना, इस पीक की वैल्यू कम हो जाएगी। तो देखिए हमने इसको केवल पहले के लिए रन कर दिया है। देखिए GPD1 जो आया, अगर आप देख रहे होंगे, मैं इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ, GPD1 जो लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाए उसको। मैं इसको सियान कलर दे देता हूँ, और विड्थ में 2 कर देता हूँ, सियान कलर दे देता हूँ, ठीक है, सियान नहीं, रेड लेके चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। और इसकी विड्थ को बढ़ा दे रहा हूँ, लाइन विड्थ मैं कर दे रहा हूँ 2 कर दे रहा हूँ। अब देखिए क्या जो GPD की वैल्यू थी वो पहले से कम ओवरशूट वाली आई कि नहीं आई? जी सर, ओवरशूट वैल्यू घट गई। बिल्कुल, हमने प्रोपोर्शनल वही रखा था, केवल डेरिवेटिव ऐड किया, तो उससे इसकी डी की वैल्यू थोड़ी घट गई।
ठीक है। अब मैं चाहता हूं ना, मैं केवल डी की वैल्यू को चेंज करूं। किसके साथ में? अब मैं बहुत ज्यादा प्लॉट करूंगा तो इसमें सर बहुत ज्यादा स्टडी हॉट हो स्टेट जाएगा। एरर भी कुछ रिड्यूस हुई है? हाँ, एरर नहीं रिड्यूस होगा, नहीं नहीं कुछ नहीं। देखिए, अगर आप इसको देखना चाहेंगे एरर रिड्यूस हुआ कि नहीं, तो मैं लाइन स्टाइल को मैं डॉट कर दे रहा हूँ। और देखिए, अगर आप इसको जूम करके देखिए तो एरर में कोई रिडक्शन नहीं आया। जो लाइन है देखिए उसी पे सुपर इम्पोज हो चुकी है, देख लीजिए आप लोग। यस। अगर आप इसको जूम करके देखिएगा, देखिए, आप लोग अगर कह रहे हैं कि एरर रिड्यूस हुआ है तो देख लीजिए, मैं इसको एकदम जूम करते चला जा रहा हूँ। आप देखिए दोनों लाइन एक ही पे सुपर इम्पोज है, कहीं भी एरर रिड्यूस नहीं हुआ है, देख लो। दोनों लाइन एक ही पे सुपर इम्पोज है कि नहीं? देखो मैंने कितना जूम कर लिया है। सर बहुत लास्ट में जाएंगे तो ये आपको सेम दिखेगा, कुछ भी एरर में रिडक्शन नहीं आएगा आपको। ठीक है ना? जी सर। देखिए सुपर इम्पोज है। अब मैं सब पे रन ना करके, इसको सारे प्लॉट पे रन ना करके ना, मैं एक जो सबसे लास्ट वाला है G4 वाला, मैं इसकी वैल्यू को, देखिए मैं इसको टिक कर दे रहा हूँ। अब मैं इसकी वैल्यू को ना, देखिए जो सबसे ज्यादा 1 के करीब था, मेरा यही वैल्यू था जिसका स्टडी स्टेट में इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। बाकी सबको मैं, देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। आप देखिएगा लाइन विड्थ मैंने 2 कर दिया। ये देखिए 1 के काफी करीब है। यस जो सर। पर्पल कलर है, देखिए पर्पल कलर 1 के काफी करीब है कि नहीं? अब यस। मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू को, इसके ओवरशूट को कम किया जाए केवल। तो मैं अब इसके ओवरशूट को कम कर रहा हूं। तो ये मेरा सबसे लास्ट वाला था पर्पल कलर G4 वाला, तो मैं G4 पे आता हूं और मैं KP4 के साथ में एक KD4 ऐड करता हूं। KD4 में ऐड करता हूं, उसको मैं कर देता हूं 20। पहला मैंने डी लिया था 20, 2 का लिया था। अब मैं यहाँ पे KP10 डाल रहा हूँ। ठीक, KD की वैल्यू को 10 कर दिया मैंने। ठीक है ना? अब मैं GPD1 को कॉपी कर लेता हूँ, वरना मुझे पूरा फिर से लिखना पड़ेगा। और इसको मैं GP4 पे लेके आता हूँ। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, Ctrl+V, ये मेरा GPD4 हो जाएगा। और मैं यहाँ पे KD4 लेके चलूँगा और ऐसे ही मेरा यहाँ पे KD4 हो जाएगा। ठीक है। और जो प्लॉट होगा वो प्लॉट हो जाएगा अब जाके GPD4 का, तो यहाँ पे GPD4 कर देते हैं हम लोग। ठीक है ना? यस सर। चलिए, तो KP की वैल्यू तो वही है, कोई चेंज नहीं है। GPD4 भी वही, हमने इसको रन कर दिया। देखते हैं कहाँ जा रहा है प्लॉट। देखिए GPD4, GPD4, अब देखिए ये आ गया। ये लगता है एरर को कम कर रहा है कुछ, मतलब कि उसको सप्रेस कर दिया, एरर को बढ़ा दिया क्या ये आया मेरा GPD4 का प्लॉट, है ना? देख रहा है सबको? GPD4 दिख रहा है सबको? इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू ज़्यादा कम कर दी थी इसको, और मुझे कम करना चाहिए था, इतना ज़्यादा नहीं कम करना था मुझे। तो उसकी वैल्यू को मैं करता हूँ 5। ठीक है, और ये प्लॉट मुझे डिलीट करना पड़ेगा, वरना ये प्लॉट यहीं पे पड़ा रहेगा। और ये प्लॉट कट तो होता है। ये प्लॉट हट नहीं रहा, देखते हैं फिर भी यहाँ पे तो KD5 कर लेते हैं इसको। KD5 कर लेते हैं, यहाँ पे KD5 कर लेते हैं सिंपली। और GPD5 कर लेते हैं इसको। यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू चेंज नहीं की है, KP की वैल्यू नहीं चेंज की है, केवल मैंने D की वैल्यू को चेंज किया है। KD5 कर लिया हमने, और यहाँ पे GPD5 कर दिया हमने, और इसको हमने कर दिया है प्लॉट। KD5 हो जाएगा, KP की वैल्यू वही रहेगी, और KP की वैल्यू 1। ओ हो गड़बड़ा गया है। यहाँ पे KP1 रह गया था, सॉरी 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 सॉरी, इसीलिए यहाँ पे सेटल हुआ है। एक्चुअल में यहाँ पे मुझे KP4 करना चाहिए था, तभी मैं कह रहा हूँ इसमें इतना रिडक्शन कैसे आएगा, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट एरर को कम नहीं करता है। हमने अभी पढ़ा था, इसको KP4 करना था मुझे। और ये 4 ही रहने दीजिए। सॉरी, गलती हो गया था मुझसे, तभी मैं कह रहा हूँ कि इसमें इतना चेंज कैसे आ गया। ये 4 रहने दीजिए। सबको समझ में आया गलती कहाँ हुई थी? यस सर। यहाँ पे 10 ही रखते हैं हम लोग। हम लोग का प्लॉट एकदम सही जाता, लेकिन हम लोगों ने गलती कर दी थी। और बाकी सब तो ठीक है, यहाँ भी 4 कर देते हैं। KD4 रहेगा, और सॉरी KD4 रहेगा, और यहाँ भी KD4 है। ठीक है, अब मेरा सही हो गया है, यहाँ पे GPD4 आ जाएगा।
ठीक है। अब जो प्लॉट आएगा ना, देखिएगा इसके पास आएगा, क्योंकि मैंने केपी की वैल्यू को अपडेट किया ही नहीं था यहाँ पे। अभी जो प्लॉट आया ये GPD4 वाला देखिए। अब इसका 1 मिनट, KD की 4 की वैल्यू सफिशियंट नहीं हो पा रही है, इसको और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। ये मैं एक बार ना हेल्प आउट हटा देता हूँ, इसको होल्ड ऑफ कर देता हूँ, बहुत सारा प्लॉट हो गया है। मैं केवल 2 वैल्यूज को प्लॉट करूंगा यहाँ पे। होल्ड ऑफ कर देते हैं और क्लोज ऑल कर देते हैं। क्लोज ऑल करके मैंने सब क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब मैं फिर से होल्ड ऑन कर दे रहा हूँ। सॉरी, होल्ड ऑन प्लॉट रहेगा, होल्ड ऑन रहेगा। ठीक है, होल्ड ऑन में अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले प्लॉट करना है मुझे 4 वाली वैल्यू, KP4 वाली वैल्यू मैं प्लॉट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखे। तो ये प्लॉट आ गया है। अब मैं इसके केवल इसको सप्रेस करना चाहता हूँ, तो मुझे देखना है कि मुझे कितना लेना पड़ेगा, किसकी वैल्यू, KD की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे KD की वैल्यू कर दी है 50 इस बार। और अब जाके मैं प्लॉट करूंगा GPD4 को। देखिए सप्रेस हो गया कि नहीं सप्रेस हुआ, देखिए यस सर हुआ है। yes, स्टेडी स्टेट एरर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसका जो पीक ओवरशूट था वो देखिए अब सप्रेस हो गया है KD की वैल्यू से। अब हम चेक करेंगे कि क्या मैं I की वैल्यू को ऐड करके इसको क्लोज ले जा सकता हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा क्लोज है, जो मेरा फोर्थ है वो क्लोज है 1 के। तो मैं इसको I को ना लेकर के, फोर्थ को ना लेकर के 1 को लेकर चलता हूं, ताकि मुझे सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिले। तो मैं यहाँ से क्लोज ऑल कर देता हूँ, क्लोज ऑल कर दिया मैंने। अब हम यहाँ पे फोर्थ सेक्शन ऐड करते हैं, सी, सॉरी, कमेंट आउट, 2 कमेंट लाइन करके सेक्शन अलग कर दिए। तो यहाँ पे लिखिए सी द इफेक्ट ऑफ KP, KI एंड KD, KP KD एंड KI, सॉरी KP, क्योंकि हमने सीक्वेंस में किया है ना, KP KD एंड KI। ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, मैं 1 की वैल्यू को लेता हूँ, KP KD ये वाली वैल्यू, मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ। सब लोग देख लीजिए, ये रहा जब मेरा KP KD के साथ में है, और ये मेरा तब रहा जब केवल KP है मेरा। ये भी देख लीजिए, दोनों को प्लॉट कर लेते हैं। सॉरी, होल्ड ऑन नहीं है क्या, इसमें होल्ड ऑन कर लेते हैं, होल्ड ऑन रन कर लेते हैं पहले। ये होल्ड ऑन मेरा हो गया है। तो ये रहा मेरा केवल KP के साथ में, ये रहा KP KD के साथ में। ठीक है, अब मैं इसी पे प्लॉट करूंगा, कौन सा, KP KID के साथ में। ठीक है ना। तो मैं यहाँ से हेल्प ले लेता हूँ, इसकी वैल्यूज को मैं ले लेता हूँ यहाँ से, और मुझे ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, आलसी इंसान हूँ। KP KI, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ KI1, मैं इनपुट करता हूँ। KI की वैल्यू का मैं रेंज देख लेता हूँ, इसने कितना लिया हुआ लगभग लगभग। तो इसने अभी फिलहाल KP KD देखा है, और इसने KI की वैल्यू को किया है 70 के आसपास का, तो मैं भी 70 के आसपास के लिए चलता हूँ। तो मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ 70 की वैल्यू को, और यहाँ पे GPDI PID कर देते हैं इसको, GPID मैंने कर दिया है। अब इसकी वैल्यू को 1 लेके चलेंगे। अब देखिए ट्रांसफर फंक्शन जो चेंज आएगा, देखेगा यहाँ पे, जब केवल PI की वैल्यू को, तो PI देखा जाएगा कि PID डायरेक्ट चला जाए। आई थिंक PID पे डायरेक्ट चलते हैं हम लोग। यस सर, PID सर सही रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नॉमिनेटर है उसमें S स्क्वायर की टर्म में D आएगा, है ना, और S की टर्म में P आएगा, और KI आपका इस तरह से आ जाएगा। जो आपका जो टोटल ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए चेंज कर लेते हैं। पहला यहाँ पे क्या आएगा, KD आएगा ना, हेलो। yes sir, तो यहाँ पे आ जाएगा KD1 आ जाएगा, और KP1 यहाँ पे आएगा। देखिए KP1 यहाँ पे आ जाएगा आपका, S का कोफिशिएंट KP1 है, तो कंट्रोल C करके S का कोफिशिएंट हमने KP1 कर दिया, और KI जो सबसे लास्ट में आएगा, तो KI1 हमने यहाँ पे सबसे लास्ट में कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। डिनोमिनेटर में चलते हैं, तो ये S क्यूब बन रहा है, तो S क्यूब की वैल्यू 1 है तो M हो जाएगी। जो S स्क्वायर की वैल्यू थी उसकी वैल्यू है 10। 10 क्या था हमारा, B था। यस सर। तो यहाँ पे B प्लस KD आएगा यहाँ पे, तो B प्लस KD1 है ही है। ठीक है, फिर जाके यहाँ पे
20 प्लस KP1 वो भी मेरा सही है। एक टर्म और ऐड हो गई है KI की, तो मैं यहाँ पे KI1 ऐड कर दे रहा हूँ लास्ट में, ठीक है ना। तो ये मेरा क्यूबिक हो गया, जी KI हो गया, देखिए क्यूबिक हो गया, थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, मतलब इसकी पावर जीरो वाला। तो ये मेरा पूरा का पूरा हो गया, ये मैट्रिक्स सही हो गई। अब जाके मैं यहाँ पे KPID1 को प्लॉट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इस इंटीग्रल के ऐड होने से सेम KPKI पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो मैं उसको इवेल्युएट कर देता हूँ। अब देखते हैं उस प्लॉट में क्या अंतर आया था। ये देखिए, जो आपका वैल्यू पहले केपी पे था, मैं लीजेंड लगा देता हूं, इस बार आपको देखने में सबसे साफ मिलेगा। देखिए, जब मैंने केवल प्लांट ली में केवल प्रपोर्शनल लगाया था तो ब्लू लाइन थी, तो उसने उसमें क्या किया था, एरर को तो कम किया, और साथ ही में पहले जो एरर आई थी उसको तो कम किया, साथ में इसने ओवरशूट को बढ़ा दिया था। यही तो हुआ था। जब मैंने डी यस लिया सर। तो डी ने ओवरशूट को कम कर दिया लेकिन एरर को नहीं मिनिमाइज किया। जब मैंने आई को लिया ना, तो उसने ओवरशूट थोड़ा सा बढ़ाया लेकिन पूरे प्लांट को किसके पास ले गया, यूनिटी के पास लेके चला गया। स्टडी है सर, यस सर। अब अगर मुझे इस प्लांट को सेटल करना हो तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा पी को और बढ़ाऊंगा, पी की वैल्यू को बढ़ा करके मैं, देखिए आपको करके दिखाता हूं। देखिए मैं क्या करूंगा, अब मैं सेकंड लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मैं दूसरे बार में ही मैं चाहता हूं कि मेरा सबसे बेस्ट आ जाए, तो मैं यहाँ पे KP2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। KP2 और मैं KD2 कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे KI2 कर दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, और ये हो जाएगा GPID2 हो जाएगा, यहाँ पे KD2 हो जाएगा आपका, ये आपका KI2 हो जाएगा, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2। ऐसे ही सिमिलर मैनर में यहाँ भी कर दीजिए, आपका 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, और ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे भी यस आ सर। जाएगा आपका 2। अब एक चीज और करना है, जो सबसे बेस्ट मेरा केपी था वो था 950 का, ठीक है ना। जी क्यों, जो मैंने अब तक लिया था, और KD4 जो था वो सबसे बेस्ट था मेरा 50 का। ये मेरा सबसे बेस्ट कब आया था, जब ये मेरा 50 था। और KI की वैल्यू तो 70 है, तो इसको हम बढ़ा करके 100 कर लेते हैं, और इस प्लाट को हम प्लॉट कर लेते हैं। देखिए ऑलमोस्ट सेटल हो गया है, देखिए सबसे लास्ट में, है ना। यस बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, बस थोड़ा सा स्टडी स्टेट इधर रह गया है। तो आपको पता है स्टडी स्टेट इधर घटाना है तो आपको आई की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आई की वैल्यू को ना बढ़ा करके 200 कर देता हूँ, पहले 150 कर लेता हूँ, ठीक है। और टू नाम से ही आएगा, आप परेशान मत होइएगा, इसके नीचे टू नाम से ही आएगा, ठीक है, पर वो अलग प्लॉट आएगा। मैं बार बार टाइप नहीं करना चाहता, मैं उसको ऐड किया, बहुत थोड़ा सा फर्क आएगा, अगर आप देख पाए तो बहुत कम फर्क आ रहा है। तो मैं क्या एक वैल्यू को ना करीब 300 कर दे रहा हूँ, देखता हूँ क्या फर्क आता है, फिर से दूसरा वाला प्लॉट आएगा। बहुत थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, मैं इसकी वैल्यू को कर दे रहा हूँ, अच्छा इसकी वैल्यू को भी मैं बढ़ा दूँ, ये भी एरर को तो और कम करता है, तो मैं इसको 1500 कर दे रहा हूँ। इसका अगर ये बढ़ जाएगा तो इसको मैं सप्रेस करने के लिए इसको 100 कर दे रहा हूँ, और इसको मैं कर दे रहा हूँ 450। अब मैं इसको रन करता हूँ तो सबसे लास्ट वाली जो आएगी, मैं सबको क्लोज ऑल कर देता हूँ एक तरीके से, CLOSE क्लोज ऑल कर देता हूँ, और सबसे लास्ट में मैं देखता हूँ कि जो मेरा प्लॉट आएगा वो क्या आता है। देखिए एकदम पास में आ गया, 1 के अप्रॉक्स इक्वल आ गया है ना, डैम्पिंग भी ज्यादा नहीं यस है, सर। और 1 के एकदम पास में चला आया है। अगर इसमें से मैं डेरिवेटिव हटा दूं, है ना, तो एक बार आप देखेगा कि केवल डेरिवेटिव हटाने से भी क्या इफेक्ट आएगा, तो आपको दिखेगा यहाँ पे ट्रांजिएंट दिख जाएगा ज्यादा, डेरिवेटिव है जो उसको सप्रेस किए हुए है, ठीक है ना। और जी डेरिवेटिव सर। होने की वजह से ही ये ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है। मैं आपको केवल पीआई वाला जो प्लांट था मैं उसको रन करके दिखा दे रहा हूँ, डेरिवेटिव होने की वजह से ही दिक्कत आ रही है। देखिए पीआई वाले प्लांट में क्या हो रहा है आपका, ये वाली इक्वेशन बन रही है, तो मैं एक पीआई वाला करके दिखा दूं आप लोग को, जीरो पे सेटल करके। यस सर। तो केपी एंड के आई था, नहीं केपी एंड के आई तो हमने किया था ना। के आई किए थे सर। हाँ तो आपका केपी एंड के आई में सेटल हो जाता अगर हम इसकी वैल्यू को और अच्छा बढ़ा देते, ठीक है। तो डी करने से केवल क्या हो जाता है, ये सप्रेस हो जाता है।
आज की क्लास यहीं तक रखें, आज की क्लास काफी लंबी हो गई, लेकिन आई थिंक आपको पता चल गया अब कि अगर मेरे पास प्लांट का रिस्पांस आ रहा है तो हम केपी के आई की वैल्यू को क्या हद तक लेके जा सकते हैं वो मेरा सेटल हो जाए। हेलो, यस कोई दिक्कत किसी को अब? सर, वो जो स्प्रिंग वाला क्वेश्चन था सर, उसको थोड़ा से लिखना था। हाँ लिख लीजिए क्वेश्चन, ये मैं पीडीएफ आपको भेज देता हूँ अभी ग्रुप में, आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा प्रैक्टिस करना हो तो इसको एज ए ट्रांसफर फंक्शन आप डिसाइड कर लीजिए। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, आज मैं 2 घंटे क्लास कर दूं क्या अभी, बोलिए? हाँ नो सर सर। कर दीजिए। तो ये लेक्चर 1 अरे काउंट हो जाएगा। भाई वो सर सर बुलाए हैं सर। सर बुलाए हैं? अरे प्रिय सर बुलाए हैं, क्लास है चलिए दो। ऐसा करिए ना कि हम कल इस यहीं से ही चालू करेंगे, और मैं इसी को बिना इक्वेशन लिखे, ये सब जो बार बार हमको एडिट करना पड़ रहा है ना, वो सिमुलिंक में कैसे बिना ज्यादा किसी इफर्ट के हम कैसे दे सकते हैं, वो कल हम इस पे चर्चा करेंगे। प्रॉब्लम हमारा यही रहेगा, ठीक है? यस सर। अब क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है कि तो नहीं लग भी रही है? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। वो पीडीएफ सर शेयर कर दीजिएगा। कौन सा? जी सर यही यही वाला वाला सर। सर। ठीक ठीक ठीक, मिल जाएगा आपको, अभी तुरंत मिल जाएगा, ठीक है? और सर एक्चुअली सर, उसमें जो मॉडल कल भेजे थे सर, मॉडल वाली फाइल नहीं खुल रही थी। एसएलएक्स हाँ फाइल, सर अच्छा, वो ओपन नहीं आप हो लोग का रहा था। लोअर वर्जन है ना? जी सर, 18 वर्जन है, नहीं सर उसमें मेरा कर रहा था नहीं। 2022 है सर। तो जिसका दो 22 हजार होगा उसके बाईस पे बी रन में कर गया खुलेगा। होगा। हेलो, मैक्सिमम लोगों के पास 18 है सर। तो अभी रुकिए, मैं उसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। आप लोग को एक चीज और भी सिखा दे रहा हूँ, आप लोग जान जाइए कैसे करते हैं। जैसे मेरे पास जी बग सर। बूस्ट ट्यूट का ये है ना? तो अगर किसी को वो फाइल आपको शेयर करनी हो, वो आपसे लोअर वर्जन का यूज कर रहा हो, तो मैं सबसे लोवेस्ट दे दे रहा हूँ, आप लोग उसको किसी भी पे रन कराइएगा, सिमलिंग पे तो रन होगा। देखिए, ये नहीं था, ये तो नहीं था ना, ये तो बग बूस्ट हो गया, सॉरी। मैंने बग लिया था, बक ट्यूट एसएलएक्स, हाँ ठीक है, ये वाला फाइल था। मैं इसको लोअर वर्जन में कैसे सेव करते हैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ, कि अगर आपके पास हायर वर्जन मैटलैब है और आप उसकी फाइल को किसी अपने फ्रेंड से शेयर करना चाहते हैं जो लोअर वर्जन लेके चल रहा है, तो उसको कैसे डाउनग्रेड करते हैं। यही प्लान था ना मेरा? यस सर। ये इसमें तो 3 था, अच्छा। ओके ओके ओके, इसमें तीनों है, सब है ना? ठीक है, यही वाला। यस। इसको सेव में जाइए, है ना? देखिए यहाँ पे लिखा है प्रीवियस वर्जन, सबसे लास्ट में आ रहा है, सीख लो सुन। देखो। ये हाँ सर आ सर। रहे हैं लास्ट में। प्रीवियस वर्जन हमने क्लिक कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, मैं इसको डेस्कटॉप पे रखना चाहूंगा। अब ये पूछ रहा है कि कौन से वर्जन का आप चाहते हैं, मैटलैब के कौन से वर्जन का। तो आप लोग के पास 2018 ए है, यही है ना? जी सर। तो मैं यस इस सर, पे क्लिक कर दे 2018 रहा हूँ। ये 2018 ए से लेकर के अब तक जितने नए मॉडल हैं सब पे काम करेगा। तो मैंने ओके उसको सर। सेव कर दिया। अभी देखिए वो कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे ये लिख रहा है ना एक्सपोर्टिंग, ये उस वर्जन में इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। एम फाइल रन करी हुई, केवल आपको इसी में दिक्कत आएगा, एम फाइल रन कर जाती है, केवल हाँ सिमलिंक में सर, दिक्कत एम आती है। फाइल तो कोड थी खुल। हाँ ठीक है, तो मैं आपको ये भेज दे रहा हूँ, ये आप लोग का काम करेगा। जी सर। थोड़ा सा टाइम लेता है, अभी एक साथ अचानक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ बोलिए। सर मेरे मैटलैब में सर एक प्रॉब्लम आ रहा है, जब मैंने स्क्रिप्ट करता हूँ सर नई मतलब नई टैब ओपन हो जाता है सर। हाँ तो उसको ना, वो बता दे रहे हैं, यहाँ पे जाइएगा ना, तो उसको डॉक्ड कर दीजिएगा। आपका अनडॉक्ड होगा, उसको यहाँ पे ला करके रख दीजिएगा, तो इसमें डॉक्ड हो जाएगा। जब आप अपने विंडो पर रहिएगा ना, तो यहाँ पे ऐसा जो सिंबल आ रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सिंबल। एक्सपोर्ट हो गया है, और वो फाइल यहाँ पे आ चुकी है डेस्कटॉप पे। मैं आप लोग को तुरंत का तुरंत शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू गाइस। सर अनडॉक लिखा हुआ है, सर डॉक कर दें सर। हाँ उसको डॉक कर दीजिए।
थैंक यू सर। आ गया? थैंक यू सर।